Hello everyone, welcome back to my channel, and in this video we are going to study third chapter of macroeconomics, that is national income and related aggregates. So yeah, let's begin with this chapter. But I would like to tell you that इस वीडियो के एंड में मैं एक important questions PYQs की पिक्चर इंसर्ट करने वाली हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना. ओके, सो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको नेशनल इनकम अकाउंटिंग के दौरान जिनकी आपको जरूरत पड़ती है, आपको जानना चाहिए, तभी आप नेशनल इनकम अकाउंटिंग को पता कर पाओगे. अब इस चैप्टर में मैंने देखा कि टोटल 8 कॉन्सेप्ट्स है जो आपको जानना चाहिए, जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, एमपीएम, एनएनपीएफसी. तो अब ये है क्या और इसे हमें कैसे पढ़ना है, ये मैं आपको बताऊंगी, वो भी इजीएस्ट ट्रिक के साथ. अब देखो, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, आपको बस इनके डेफिनेशंस को जानना है और कुछ फॉर्मुलाज है वो जानना है. एंड डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस होता है ये. इट्स नॉट वेरी मच, इट्स वेरी इजी लाइक ए फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक. तो इसमें सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए और आप याद रख लो, तो आपके लिए पूरा चैप्टर और भी ईजी हो जाएगा. जैसे कि अगर आपको जीडीपीएमपी कभी भी जीडीपीएमपी या जीएनपीएमपी ऐसे स्टार्टिंग में जी लेटर दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रॉस होगा. यू हैव टू रिमेंबर जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस. उसके बाद एमपी अगर लिखा हुआ है तो एमपी का मतलब क्या समझ जाओगे कि वो मार्केट वैल्यू होगा. क्या होगा, वो मार्केट वैल्यू. इसी तरह अगर एफ से दिया है तो वो मनी वैल्यू. और अगर कहीं जीडीपी एमपी है या एनडीपी एमपी है, तो उसके बीच में जो डी आर उस टर्म का मतलब क्या हुआ, डोमेस्टिक टेरिटरी हुआ. अब ये मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, अभी आपको थोड़ा लगेगा कि बीच में ऐसे कैसे बता रही है, बट जब मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगी तो फिर आपको बहुत इजी होगा. अभी आप बस वेस्ट प्रोसेस एक्चुअली. ठीक है, तो यहाँ डी क्या है, ये डोमेस्टिक टेरिटरी के लिए को स्टैंड करता है. किसी भी अगर कहीं भी आपको डी दिखेगा, जैसे जीडीपीएमपी में, जीडीपीएफसी में, एनडीपीएमपी में, तो ये डी क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी को डिनोट कर रहा है. देन एन दिख रहा है, तो अगर यहीं पे एन आ गया, जैसे कि यहाँ जीएनपीएमपी यहाँ एन दिख रहा है आपको सब में, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ नॉर्मल रेसिडेंस की बात हो रही है. वहाँ किसकी बात हो रही है, नॉर्मल रेसिडेंस की. अगर स्टार्टिंग में आपको एन दिख गया, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये नेट की बात कर रहा है. जी था तो ग्रॉस था और एन है तो नेट होगा. अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप जब भी इन सबको डिफाइन करोगे या जब भी इसके बारे में बात होगी, तो केवल ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज की बात होगी जो फाइनल होंगे. यस, मार्क दिस वर्ड, केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की ही बात होगी जब भी हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं. एंड एक और चीज जो हर एक फॉर्मूला, हर एक डेफिनेशन में कांस्टेंट रहेगा, वो क्या है कि ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. यानी कि अगर हम इन सारे कॉन्सेप्ट से नेशनल इनकम अकाउंट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका कहीं भी यूज आ रहा है, तो एक चीज जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा डेफिनेशन में, वो क्या है कि ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा. अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सारे टर्म्स का मतलब जानने के पीछे रीजन क्या था. जैसे अगर हमने डेफिनेशन लिखने को आ गया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीडीपी एमपी, तो आपको ये रटना नहीं है. अभी मैंने जो बताया बस वही अप्लाई करना है. तो आप किसी भी डेफिनेशन की स्टार्टिंग करोगे, इट रिफर्स टू, अब हमें क्या डिफाइन करना है, हमें डिफाइन करना है जीडीपी एमपी. ठीक है, तो ये फॉर्मूला बिना रटे हुए बस टेक्निकल टर्म्स को समझे हम लोग बना सकते हैं. इट रिफर्स टू तो इजी है. अब क्या रिफर करता है, तो यहाँ स्टार्टिंग में जी है तो आप लिखोगे ग्रॉस. ग्रॉस है. अब ग्रॉस के बाद इसके बाद आप सीधे आ पाओगे कि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे एमपी लिखा है या एफसी लिखा है. क्योंकि यहाँ एमपी लिखा है तो एमपी का मतलब मैं क्या बताई थी, मार्केट वैल्यू. तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट रिफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल. अब तो गुड्स एंड सर्विसेज की, और मैंने बताया था गुड्स एंड सर्विसेज को लिखते वक्त हम फाइनल टर्म का यूज जरूर से करेंगे. तो क्या हो जाएगा, इट रिफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. अब देखो यहाँ डी टर्म आ गया, डी का मतलब की डोमेस्टिक टेरिटरी, तो आप डोमेस्टिक टेरिटरी को लिखोगे. तो इट रिफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, यस, डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि यहाँ डी था, ऑफ ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये इंपॉर्टेंट है मेंशन करना. बस देखा आपने, मैं जिन जिन टर्म्स का मतलब बताई थी बस आपको उसी को यूज करना है, और इससे आपका जो डेफिनेशन है वो इजीली प्रिपेयर हो जाएगा. अब अगर हम दूसरा एग्जांपल ले, जैसे मान लो अगर मुझे करना है एनएनपीएमपी का डेफिनेशन बताओ, तो इजी. एनएनपीएमपी रिफर्स टू, अब स्टार्टिंग में क्या है, नेट, और एमपी है तो यानी कि मार्केट वैल्यू. इट रिफर्स टू नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस. अब देखो यहाँ एन आ गया बीच में, यानी नेशनल की बात हो गई है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ आप नॉर्मल रेसिडेंस की बात करोगे. एन आ गया तो नॉर्मल रेसिडेंस मैंने बताया था. तो इट refers to net market value of all finite goods and services produced by normal residents of a country during a period of 1 year. बस यही था. अगर आप इन टर्म्स को नोट डाउन कर लेते हो, ये लास्ट मिनट नोट्स के लिए काफी इजी है. इवन नोट्स बहुत ही इजी और क्विक है एंड प्रिसाइज है, क्योंकि अगर आप इन टर्म्स का मतलब समझ जा रहे हो तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन को तुरंत बना लोगे. ओके, अब हम लोग चैप्टर 1 में, जैसे आपको पता था, हम लोग चैप्टर 1 या सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि बेसिक कॉन्सेप्ट में कि जो ग्रॉस होता है उसमें डेप्रिसिएशन पहले से इंक्लूड होता है, और जो नेट होता है उसमें डेप्रिसिएशन नहीं इंक्लूड होता है. तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद कि हम लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, एज वेल एज डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम. और मुझे लगता है कि ये क्लियर होगा कि मैंने इसका मतलब क्यों लिखवाया था, और इससे आप कैसे आसानी से बिना रटे रोट मेमोराइजेशन के आप आसानी से फॉर्मुला बना सकते हो. नाउ अब जो हमने 8 कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था उसे हम डिवाइड कर देते हैं. देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आया था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आया था, तो इन सब में कॉमन क्या है, डोमेस्टिक. तो इसी तरीके से जो इनकम है वो किस या फिर कॉन्सेप्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक तो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट और एक नेशनल कॉन्सेप्ट. जो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट होता है उसमें जीडीपी एमपी, एनडीपी एमपी, एफसी ये सब आता है, जबकि नेशनल कॉन्सेप्ट में एनएनपी एमपी, जहाँ नेट नेशनल की बात हो रही हो, जीएनपी एमपी, तो ऐसे नेशनल कॉन्सेप्ट आते हैं.
अब यहाँ पे हम दो डायग्राम्स बनाए गए हैं, जिससे हमें ये दिखता है कि ये कैसे जो जीडीपी-एमपी यानी जो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स है वो एक-दूसरे से कितने रिलेटेड है एंड जो नेशनल कॉन्सेप्ट है वो कैसे एक-दूसरे से रिलेटेड है। तो देखो, डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट की बात करें, तो अगर जीडीपी-एमपी जो है, ये क्या है? अगर इसमें हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीडीपी-एमपी से माइनस कर देते हैं, तो हमें जीडीपी-एफसी मिल जाता है। हमने पढ़ा था कि मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं, फैक्टर कॉस्ट मिलता है। सिमिलरली अगर जीडीपी-एमपी में से जीडीपी-एफसी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, वी आल्सो नो कि अगर ग्रॉस प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो नेट मिलता है। तो यहाँ एनडीपीएफसी हो गया। अब इस एनडीपीएफसी फैक्टर कॉस्ट में हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देते हैं, तो एनडीपीएमपी बनता है। और इसी तरह अगर इसमें लोग डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं तो जीडीपीएमपी बनता है। तो हमें दिखाता है कि कैसे जो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ये जो चीज़ है वो क्या है? नेशनल कॉन्सेप्ट। सिमिलरली नेशनल कॉन्सेप्ट भी सेम है। इसमें जैसे एमपी में अगर हम लोग डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं तो हमें जीएनपीएमपी मिल जाता है। हमें पता है कि नेट प्रोडक्ट में अगर हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट या नेट वाले वैल्यू में अगर हम लोग डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं तो हमें ग्रॉस वैल्यू मिल जाता है। पी में से अगर हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं तो क्या मिलेगा? एनएनपी-एफसी मिलेगा। तो सेम यही चीज़ है, बट यहाँ डोमेस्टिक की जगह नेशनल प्रोडक्ट हो गया है। अब जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंस क्या होता है? 3 मेजर डिफरेंसेस होते हैं। पहला कि डोमेस्टिक इनकम जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी इनकम जनरेट हुआ है उसी को केवल इंक्लूड किया जाता है। मतलब कि जो देश के अंदर हुआ है। और साथ ही साथ अगर कोई मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था चैप्टर 2 में कि कैसे कोई अगर इंडियन एम्बेसी जापान है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में है तो वहाँ पे जितना इनकम जनरेट हुआ है इनकम में इंक्लूड होगा। वहीं नेशनल इनकम की बात करें तो इस इनकम की बात करें तो इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगा। इसमें केवल नॉर्मल रेसिडेंट्स का होगा इनकम इंक्लूड। मतलब कि ऐसे लोग जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई कर रहा हो और जो वहाँ पे रह रहे हो 1 साल से ज़्यादा। अब देखो, डोमेस्टिक इनकम में सारे प्रोड्यूसर्स को इंक्लूड कर लिया जाता है। चाहे हमारे देश में कोई रेसिडेंट है, वो काम कर रहा है तो ठीक है। अगर कोई नॉन रेसिडेंट भी इनकम जनरेट कर रहा है तो वो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होता है। बट नेशनल इनकम में वही इंक्लूड होता है जो केवल नॉर्मल रेसिडेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं का इनकम यूज़ होता है, इंक्लूड होता है। अब डोमेस्टिक इनकम में एनएफआई यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं इंक्लूड होता है, जबकि नेशनल इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड होता है। नेट फैक्टर इनकम ऑफ फ्रॉम अब्रॉड क्या है? ये आपको सेकंड चैप्टर में मिलेगा, ये पढ़ाई थी मैं। बट यू कैन आल्सो नो कि ये क्या है कि कितना पैसा बाहर से आ रहा है और कितना हम किसी को दे रहे हैं। इसका जो डिफरेंस निकलता है उस किसी को नहीं, बाहर दे रहे हैं। उसका जो डिफरेंस निकलता है उसे हम एनएफआई कहते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। क्लास है जिसको आप समझ लीजिए और इसको याद कर लीजिए, तभी आप जाके आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएँगे, चाहे वो इस चैप्टर को या फिर नेशनल इनकम अकाउंटिंग के हो। तो अभी मैंने बताया ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू में जाने की तरफ हम क्या करते हैं, हम डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप मतलब कि इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए, याद रखते हुए हम फॉर्मूलाज़ को पढ़ेंगे। देखो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट माइनस कर दो। मार्केट प्राइस यानी वो प्राइस जिस पे वो गुड एक्चुअली में सेल हो रहा है, और फैक्टर कॉस्ट यानी कि कितना पैसा लगा, हमारा कॉस्ट लगा उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में। नेक्स्ट इज व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू में से नेट वैल्यू माइनस कर दो। इसको अगर हम लोग ट्रांसपोज़ कर दें तो ग्रॉस वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन प्लस नेट वैल्यू। अब ये जो चीज़ मैं समझा रही हूँ ये याद रखना कि कभी भी अगर कोई नेट प्रोडक्ट दिया हुआ है और उसको ग्रॉस में चेंज करना है तो हम हमेशा डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं। क्योंकि तो अगर ग्रॉस वैल्यू दिया हुआ है और ग्रॉस वैल्यू में हमें नेट वैल्यू को कन्वर्ट करना है तो डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। यहीं अगर कोई नेट वैल्यू दिया हुआ है और ग्रॉस दिया हुआ है तो उसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ग्रॉस इनकम या ग्रॉस वैल्यू होता है उसमें डेप्रिसिएशन पहले से इंक्लूडेड रहता है। जबकि नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं रहता है। इसीलिए अगर ग्रॉस वैल्यू की तरफ जाना है तो आपको डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा नेट में। लेकिन अगर आपको नेट की तरफ जाना है तो ग्रॉस से तो आपको डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो अब यहाँ पे फॉर्म डेप्रिसिएशन पता चल गया। एनडीपीएफसी को ही हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं अपना, और एनएनपीएफसी को नेशनल इनकम कहते हैं। अब यहाँ पे भी सेम है। देखो, यहाँ ग्रॉस था तो ये देखो, आपको फॉर्मूला कैसे याद रखना है वो मैं ईज़ी ट्रिक बता रही हूँ। सबसे मतलब ट्रिक क्या है, इसको समझने अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। अब जैसे कोई भी ग्रॉस वैल्यू है उससे आप नेट की तरफ जा रहे हो तो मैंने क्या बताया, डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट होगा। अब यहाँ डोमेस्टिक है और डोमेस्टिक है तो कोई चेंजेस नहीं करना है। यहाँ मार्केट प्राइस और यहाँ फैक्टर कॉस्ट है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए हम क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि टैक्स लगे ही तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाता है। तो ये कुछ हो गया। इसी तरह एनएनपीएफसी और जीएनपीएफसी का भी सेम है। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने लायक नहीं है क्योंकि वही सेम चीज़ है। फिर एनएफआई क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसे हम लोग नेशनल वैल्यू से डोमेस्टिक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि नेशनल वैल्यू में एनएफआई इंक्लूडेड होता है और डोमेस्टिक वैल्यू में नहीं इंक्लूड होता है। तो दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि मान लो यहाँ पे तो एनडीपीएफसी दे दिया हो और आपको जीडीपी-एमपी से इसको जीडीपी-एमपी को क्या है, एनडीपीएफसी में करना है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना, आई होप आप लोग समझोगे। अब देखिए, यहाँ ग्रॉस से नेट में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ डोमेस्टिक है और यहाँ हम लोग नेशनल कर देते हैं और यहाँ नेशनल है। अब डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या होता है, जो नेशनल में होता है डोमेस्टिक में नहीं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना ही पड़ेगा। और यहाँ मार्केट प्राइस और यहाँ फैक्टर कॉस्ट है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे। तो देखा ना,
इस फॉर्मूला को क्या मुझे रखना पड़ा? नहीं, कि बस एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड फॉर्मूला था जो हमें करना है। हमें ध्यान रखना है कि ग्रॉस से नेट में जाते वक़्त डेप्रिसिएशन माइनस होता है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाते वक़्त एनएफआईए इंक्लूड होता है, जबकि नेशनल से डोमेस्टिक में जाते वक़्त वो एक्सक्लूड होता है। इसी तरीके से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस होता है, जबकि फैक्टर कॉस्ट से जब मार्केट प्राइस में जाते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होता है। तो यही था बस इस चैप्टर के लिए एंड आई होप इट्स क्लियर नाउ। और मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंसर्ट कर देती हूँ। आई होप यू मे हैव लाइक दिस वीडियो। और आपको वीडियो कैसी लगी टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।